ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। जुमेरात 31 अक्टूबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। स्पेन में मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 95 हो गई। España entera llora con todos y con todas. The whole of Spain is crying with all of you. Our absolute priority is to help you. We are working in a coordinated manner to make this possible. इसराइल का इनखला के हुक्म के बाद लेबनान के तारीखी शहर बलबीक पर हमला, 19 अफराद हलाक। This is Doris, about 3 kilometers southwest of the city of Baalbek in eastern Lebanon. Israeli airstrikes hit the town on Wednesday following forced evacuation threats from the Israeli military. लेबनान के निगरान वजीर आजम का कहना है कि इसराइल के साथ अगले चंद दिनों में जंग बंदी का मुआहदा मुमकिन है। Honestly, I don't know what to believe anymore. But we are doing everything we can and we must always keep trying and remain optimistic. Hopefully in the coming hours or days, we'll see a ceasefire. पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर लाहौर में स्मोग, पंजाब हुकूमत का ग्रीन लॉकडाउन और इंडिया से क्लाइमेट डिप्लोमेसी का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। कि देखें आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ लंदन में पीटीआई का एहतजाज, हमला आवरों के शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे आपका इसी तरीके से वेलकम करेगी ओवरसीज पाकिस्तानी। हम आने वाले दूसरे जो लोग हैं ना, जो इनको निशाने इबरत बना रहे हैं, हमको बेवकूफ नहीं अपना टाइम निकाल के अपनी एनर्जी जाहिर कर रहे हैं। जहन्नुम का दरवाजा, आग का त्यौहार और भटकती रूहें, हैलोवीन का त्यौहार आखिर आया कहां से है? सोना जमा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क इंडिया। इंडिया इतनी बड़ी मिकदार में इसे क्यों जखीरा कर रहा है? Countries around the globe are ramping up their gold reserves and it is not just about luxury, it's strategy. ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर सबसे पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। स्पेन को मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। मुल्क के मशरकी सूबे वेलेंशिया और दीगर इलाकों में शदीद बारिशों के बाइस 95 अफराद हलाक जबकि दर्जनों लापता हो गए हैं। मंगल को होने वाली मूसलाधार बारिश के बाइस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने पुलों और इमारतों को बहा दिया और लोगों को जान बचाने के लिए छतों या दरख्तों पर चढ़ने पर मजबूर कर दिया। वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने 3 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है क्योंकि मुल्क में संगीन सूरत हाल जारी है, जिसके बाइस कुछ इमदादी कोशिशें भी महदूद हो गई हैं और इमदाद पहुंचाने में मुश्किलात का सामना भी है। हुकूमत का कहना है कि हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा है क्योंकि बहुत से लोग अभी तक लापता हैं। हालिया सैलाब से होने वाली हलाकतों की तादाद 1973 के बाद से मुल्क में सबसे ज्यादा है। सन 1973 में जनूब मशरिक में मुल्क के अब तक के बदतरीन सैलाब में कम अज कम 150 अफराद की हलाकत हुई थी। बुध के रोज अपने खिताब में स्पेन के वजीर आजम ने शहरियों से मोहतात रहने की अपील की और मुतासरीन को ये कहते हुए उनके साथ इजहारे यकजहती किया कि पूरा स्पेन आपके साथ रो रहा है, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
Dozens of municipalities that have been flooded, roads are cut off, bridges have been destroyed by the violence of the waters. And firstly, I would like to, on behalf of the government of Spain, and I believe on the whole of Spanish society, convey all of our solidarity and condolences to the families of those who have died in this tragedy in the region of Valencia and Castilla-La Mancha. A esta hora siguen buscando a sus seres queridos. And also to those who are still looking for lost ones. Spain weeps with all of you. कौमी मौसमियाती एजेंसी एमेट के मुताबिक वेलेंशिया के करीब मुतासर होने वाले पहले कस्बों में से एक जीवा, जिसमें मंगल को सिर्फ 8 घंटे होने वाली बारिश 1 साल की बारिश के बराबर थी। स्पेन में बड़े पैमाने पर इल्जामात हैं कि बहुत से मामलात में डिजास्टर रिलीफ हुकाम सैलाब से मुताल्लिक इंतबाह के बारे में वक्त पर कार्रवाई करने में सुस्त रहे, यानी लोग सैलाब में सड़कों पर फंसे रहे और कोई ऊंची जगह तलाश नहीं कर सके। कौमी आफात के दौरान तैनात शहरी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे ने मंगल की शाम मुकामी वक्त के मुताबिक 8:15 तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन तब तक शिवा और दीगर कई कस्बे कम अज़ कम 2 घंटे तक सैलाब की जद में आ चुके थे। स्पेन ने बुध के रोज इमदाद और बचाव की कोशिशों में मदद के लिए 1000 से ज्यादा फौजियों को तैनात किया है, लेकिन बहुत सा अमला सैलाब ज़दा सड़कों और कम्युनिकेशन और बिजली की लाइनों के गिरने की वजह से शहरों से मुनक़ता है। लेबनान की वजारत सेहत का कहना है कि लेबनान के मशरकी शहर बालबीक और आसपास के इलाकों पर इसराइली हमलों में 8 ख़वातीन समेत 19 अफराद हलाक हो गए हैं। ये हमले इसराइली फौज की तरफ से बालबीक और इर्द गिर्द के इलाकों से इनखला की हिदायत के चंद घंटे बाद किए गए। वाज़ेह रहे कि इसराइली हमलों से कबल दसियों हजार अफराद ने इनखला की हिदायत के बाद इलाके को छोड़ दिया था। बालबीक के मेयर मुस्तफ़ा ने बीबीसी को बताया कि बुध की दोपहर बालबीक के इलाके में तकरीबन 20 हमले किए गए, जिनमें से 5 शहर के अंदर किए गए थे, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से विरसा करार दिए जाने वाला कदीम यूनानी मंदिर भी है। जबकि इसराइली फौज का कहना है कि उसने जनूबी लेबनान के इलाकों बालबीक और नबतिया में हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। इसराइली फौज का मजीद कहना है कि उसने वादी बका में हिजबुल्लाह के तेल के ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाया है। इसने मजीद कोई तफसीलात नहीं बताई हैं, ताहम लेबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि दोरेस के इलाके में तेल के ज़ख़ायर को निशाना बनाया गया है। मेयर मुस्तफ़ा का कहना है कि तस्वीर में वहाँ से काले धुएं के बादल उठते देखे जा सकते हैं। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब हिजबुल्लाह के नए सरबराह नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह उनकी क़यादत में इसराइल के खिलाफ अपना जंगी मंसूबा जारी रखेगी और ये कि वो जंग बंदी के लिए शोर नहीं मचाएंगे। अपनी तकर्री के ऐलान के एक दिन बाद गुफ्तगू करते हुए नईम कासिम ने कहा कि वो अपने पेशरो हसन नसरुल्लाह के एजेंडे पर अमल करेंगे, जो गुज़िश्ता माह बैरूत में इसराइली फ़ज़ाई हमले में मारे गए थे। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने ये तकरीर नामालूम मुकाम से की और उनके मुतालिक ये इतलात भी गर्दिश कर रही हैं कि वो ईरान फरार हो गए हैं। दूसरी जानिब लेबनान के निगरां वज़ीर आज़म नजीब मेकाती का कहना है कि इसराइल के साथ दिनों में जंग बंदी का मुआहिदा मुमकिन है। बुध को रात दिए गए एक बयान में उनका कहना था कि वो इसराइल के साथ जंग बंदी के मुआहिदे का ऐलान घंटों या दिनों के अंदर कर सकते हैं। Honestly, I don't know what to believe anymore. But we are doing everything we can, and we must always keep trying and remain optimistic. Hopefully, in the coming hours or days, we'll see a ceasefire. I should mention that in my conversation with him, he was very hopeful, even though there were reports in the media suggesting otherwise. इससे कबल इसराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर की जानिब से शाया एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी से मुताल्लिक जंग बंदी के मुआहिदे का एक मुसव्वदा था, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 60 दिन की जंग बंदी का मुतालबा किया गया था। लेबनान के अल जदीद टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए निगरान वजीर आज़म मिकाती ने कहा कि हिजबुल्लाह ने लेबनानी महाज को गजा के महाज से अलग करने में ताखीर की है।
हिजबुल्लाह ने दोनों महासों से अलहदगी का ऐलान नहीं किया, ताहम तंजीम के ओहदेदारों की तरफ से जारी करदा हालिया बयानात जंग बंदी के लिए उनकी तैयारी की निशानदेही करते हैं। इस दस्तावेज को, जिसे इसराइली ब्रॉडकास्टर ने लीक होने वाला मुसवदा करार दिया था, में कहा गया है कि वाशिंगटन ने तस्दीक की है कि इसराइल 60 रोज़ा जंग बंदी के पहले हफ्ते के अंदर लेबनान से अपनी फौजें निकाल लेगा, और ये बड़ी हद तक रॉयटर्स की रिपोर्ट करदा तफसीलात से मुताबिकत रखता है। लेबनान के निगरान वजीर आजम मिकाती का कहना था कि वो नहीं समझते कि जंग बंदी का ये मुआहिदा 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाब से पहले मुमकिन है, लेकिन उनका कहना था कि वो लेबनान के लिए अमेरिका के खसूसी सफीर आमोस होचस्टेन से बात करने के बाद इस मुतल्लिक ज़्यादा पुरउम्मीद है। आमोस जुमेरात को इसराइल का दौरा कर रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियो ने इस मुआहदे के मुसवदे के मुतल्लिक तफसीलात रिपोर्ट की हैं, जिनके मुताबिक इसराइल और लेबनानी हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 1701 के मुकम्मल निफाज के लिए इक़दामात करने का अज़म शामिल है, जिसने लेबनान में 2006 की जंग का खात्मा किया था। जंग बंदी के इस इब्तिदाई मुसवदे के मुताबिक लेबनानी फौज और अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज के सिर्फ 2 मुसल्लह यूनिट जनूबी लेबनान में तैनात होंगे, और असले और मुतअल्लिका मवाद की फ़रोख्त या फराहमी की इजाज़त सिर्फ लेबनानी फौज को होगी। मुसवदे में मजीद कहा गया है कि लेबनानी फौज को भी इन शराइत की निगरानी और उन पर अमल दरामद करना चाहिए, और लेबनानी हुकूमत के कंट्रोल में होने वाले किसी भी फौजी ढांचे को ख़त्म करना चाहिए। पाकिस्तान के सूबे पंजाब का शहर लाहौर गुज़िश्ता चंद रोज़ से मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त या फिर पहले 3 शहरों में शुमार हो रहा है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी या स्मोक की सतह ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है, और पीर के रोज़ ये रिकॉर्ड 700 AQI से तजावज़ कर गई थी। इससे कबल लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह इस हद तक कभी नहीं बढ़ी थी। बुध के रोज़ फ़ज़ाई आलूदगी को नापने वाला इंडेक्स यानी AQI नीचे गिरकर 200 के लगभग आ गया था, ताहम हुकाम के मुताबिक इसके दोबारा बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। हुकाम इसकी वजह ये बताते हैं कि स्मोक को बनाने वाले अनासर फ़ज़ा में जूं के तूं मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत के मुताबिक दीगर अवामिल के साथ साथ लाहौर को मुतासर करने वाली स्मोक का एक बड़ा हिस्सा इंडिया की तरफ से आ रहा है। मुकामी सतह पर फ़ज़ाई आलूदगी के मुज़र असरात से लोगों को महफूज रखने और AQI को नीचे लाने के लिए पंजाब की सूबाई हुकूमत ने लाहौर के कम अज़ कम 10 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। हुकूमत की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में चंगची रक्षों और भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। सरकारी और निजी इदारों की बड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की पार्किंग्स को इन इलाकों से निकाला जाएगा, जबकि दफातर में हाइब्रिड वर्किंग यानी घर से काम के उसूल जैसे इक़दामात शामिल होंगे। पंजाब हुकूमत का ये भी कहना है कि लाहौर और पंजाब के चंद दूसरे शहरों में कम अज़ कम 30% हिस्सा इस स्मोक पर मुश्तमिल है, जो इंडिया के पंजाब की तरफ से हवाओं के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं, जो कि एक सालाना रुझान है। सुबह पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि स्मोक के मसले से निमटने के लिए वो इंडिया के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी यानी माहौलियाती सफारतकारी चाहती हैं, और इस सिलसिले में वो इंडियन पंजाब में अपने हम मनसब यानी वजीर आला को खत लिखने का भी सोच रही हैं। बात की है कि देखें आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए, क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है, तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते।
पाकिस्तान के सूबा पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी या स्मॉग की रोकथाम के लिए जिम्मेदार इदारों के हुकाम का दावा है कि गुज़िश्ता कई बरसों का रिकॉर्ड और इसका मवाजना ये बताता है कि साल के इन दिनों में लाहौर और इसके गिरदोनवा में बनने वाली स्मॉग का एक अच्छा खासा हिस्सा इंडियन पंजाब की तरफ से पाकिस्तान में दाखिल होता है। पंजाब की वजारत माहौलियात के सेक्रेटरी राजा जहांगीर अनवर ने ZBC से बात करते हुए बताया कि पंजाब हुकूमत के पास अमरीकी खलाई एजेंसी नासा का सैटेलाइट डाटा और महकमा मौसमियात के अदाद शुमार और मालूमात की बुनियाद पर शवाहिद मौजूद हैं। इसकी वजाहत करते हुए उन्होंने बताया कि हवाओं का मशरकी कॉरिडोर और इंडियन पंजाब में बनने वाली फ़ज़ाई आलूदगी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ ले आता है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि जब हवाएं इसके मुखालिफ चल रही होती हैं तो लाहौर में AQI कम होकर 200 के करीब आ जाता है। ख्याल रहे कि फ़ज़ाई आलूदगी की ये सतह भी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह तस्वुर की जाती है। राजा जहांगीर अनवर का मजीद कहना था कि वजीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत स्मॉग के मसले पर इंडिया से जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी चाहती हैं वो पंजाब की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। उनका कहना था कि दोनों मुल्कों खास तौर पर पंजाब के दोनों हिस्सों में आलूदगी का बाइस बनने वाले अवामिल और ज़रई आदात एक जैसी हैं। इंडियन पंजाब में भी मुड्डी को इसी तरह जलाया जाता है जैसे हमारी तरफ होता है। वहाँ भी ट्रैफिक के ऐसे ही मसाइल हैं जैसे हमारे पास हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी लाहौर तो कभी दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर होता है। लाहौर में हुकाम क्लाइमेट डिप्लोमेसी के जरिए इस मुश्तरका मसले के हल पर इंडिया से बातचीत करने की तजवीज़ दे रहे हैं। ख्याल रहे कि माजी में भी पाकिस्तान पंजाब में हुकाम इस मामले पर इंडिया से बातचीत करने की तजवीज़ देते रहे हैं, ताहम इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई। पीर की शब लंदन में मिडल टेम्पल की तारीखी इमारत के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद हामी जमा हुए जिन्होंने हाल ही में रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और साबिक वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर वाले बैनर्स उठा रखे थे। उन पर साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ इल्जामात और इमरान खान की रिहाई जैसे मुतालबे दर्ज थे। कुछ ही दिन पहले काजी फाइज ईसा की लंदन सफ़र के दौरान त्यारे में बनाई जाने वाली वीडियो भी वायरल हुई थी और जब मिडल टेम्पल की जानब से मास्टर बेंचर के ओहदे के लिए उनके इंतखाब की तकरीब मुनक्कद हो रही थी तो उस दौरान उसी इमारत के बाहर उनके खिलाफ मुजाहरा किया गया। काजी फाइज ईसा मिडल टेम्पल हॉल में अपनी नई तकर्री के मौके पर इशाइये में शमूलियत के लिए यहाँ पहुँचे थे। उन्हें दीगर 3 शख्सियात के साथ मिडल टेम्पल इन में बतौर बेंचर शामिल किया गया। गो के काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो PTI के निशाने पर हैं। काजी फाइज ईसा की गाड़ी इमारत के अंदर दाखिल होने और निकलने के दौरान PTI के हामी मुजाहिरीन नारे लगाते गाड़ी के पीछे दौड़ते भी नजर आए हैं। इमारत के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक हामी का कहना था कि हम बेवकूफ़ नहीं कि अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और अपनी तवानाइयाँ लगा रहे हैं। हम आने वाले दूसरे जो लोग हैं ना जो इनको निशाने इबरत बना रहे हैं, हमको बेवकूफ़ नहीं अपना टाइम निकाल के अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। सब लोगों से रिक्वेस्ट है आप बाहर आइएगा 29 को। याद रहे PTI गुज़िश्ता हफ्ते से ही सोशल मीडिया पर इस मुजाहरे में शामिल होने की कॉल दे रही थी और गुज़िश्ता रोज़ कई PTI रहनुमा खुद भी मिडल टेम्पल के बाहर मौजूद थे, जिनमें जुल्फी बुखारी, मलाइका बुखारी और दीगर भी शामिल थे। इस मुजाहरे की कॉल देने वाले PTI के लंदन में रहनुमा साहबजादा जहांगीर का काजी फाइज ईसा के बारे में कहना था कि वो जहां भी जाएंगे बैरूने मुल्क पाकिस्तानी उनका इसी तरीके से इस्तकबाल करेंगे। आप जहां भी जाएंगे आपका इसी तरीके से वेलकम करेगी ओवरसीज पाकिस्तानी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में मिडल टेम्पल के बाहर एक और पाकिस्तानी नियाद बैरिस्टर PTI के हमायतियों से कहते सुनाई देते हैं कि अगर मुजाहरा करना ही है तो मुहज़्ज़ब अंदाज में करें, ये गालियां देना मुहज़्ज़ब तरीका नहीं है। इस पर PTI के हमायती उनसे बहस करते नजर आते हैं कि यहाँ कोई गालियां नहीं दे रहा, मगर इससे अगले ही लम्हे वहाँ मौजूद PTI के कारकुनान गालियों भरे नारे लगाते सुनाई देते हैं।
पाकिस्तान की हुकूमत PTI के इस एहतजाज को हमले का नाम दे रही है और वजारत दाखिला के मुताबिक उसकी जानिब से नादरा को अहकामात दे दिए गए हैं कि वो हमला आवरों की वीडियोस के जरिए शनाख्त करे ताकि उन अफराद के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमात दर्ज किए जा सकें। हालिया कुछ बरसों में पाकिस्तान में सियासी तनाज़ात उरूज पर रहे हैं और बज़ाहिर अदालती निज़ाम भी इस कशमकश में फंसा नजर आया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा को मिडल टेम्पल में जिस एजाज से नवाजा गया गो कि वो है तो अलामती मगर उनके और मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र समझा जाता है क्योंकि कानून की दुनिया में अहमियत के हामिल एक इदारे ने उन्हें अपने सबसे आला मनसब पर फाइज करके इस एजाज से नवाजा है। बरतानिया में बार काउंसिल ऑफ कॉमर्स फाइनेंस एंड इंडस्ट्री यानी BACFI की नायब सदर रास राइट के मुताबिक मास्टर बेंचर के लिए मुंतखब होना एक बहुत ही बड़ा एहसास है। उनका कहना है कि ये पेशे से मुंसलिक किसी भी शख्स की शोबे में खिदमात को मद्देनजर रखकर किया जाता है और इस नामजदगी को उनकी महारत और खिदमात के एतराफ़ के तौर पर समझा जाता है। इदारे के एक और नायब सदर कहते हैं कि क्वींस काउंसिल के एक सीनियर मेंबर ने बेंचर बनने के बारे में कहा था कि कानून की दुनिया में ये ही एक ऐसा एहसास है जिसकी कोई हैसियत है और ये कानून की दुनिया में एक आला तरीन एहसास है। लंदन में मुकीम बैरिस्टर हारिस सैयद कहते हैं कि माजी में भी जिन्ना, गांधी और पंडित नेहरू जैसी शख्सियात बरतानिया के मारूफ इंस के साथ मुंसलिक रही हैं जिसकी वजह से कानूनी दुनिया से जुड़े एशियाई तालिब इल्म और वकला बिरादरी की इस तरह के इदारों से जुड़ने की ख्वाहिश होती है। वो मजीद कहते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा की मिडल टेम्पल में हालिया तकरीर भी इसी तरफ तवज्जो दिलाती है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मुजम्मल सोहरवर्दी। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो चुके हैं लेकिन इसके बाद भी वो PTI के निशाने पर क्यों हैं। लंदन में होने वाला ये मुख्तसर सा एहतजाज क्या अवामी रद्द अमल था या फिर बदतमीजी और पाकिस्तान की हुकूमत ने जो चंद लोगों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का इंदिया दिया है ये किस हद तक दुरुस्त फैसला होगा। मुजम्मल सोहरवर्दी आप इस बारे में क्या कहते हैं? लंदन में पाकिस्तानियों की तादाद है कोई 2,90,000 3 लाख पाकिस्तानी लंदन में रहते हैं और टोटल को 16 लाख पाकिस्तानी UK में रहते। अब आप काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो एहतजाज हुआ है उसमें हमें तो 6 लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं गाड़ी के पीछे, वैसे आप कह ले 25-30 लोग इकट्ठे थे जी। अगर सिर्फ लंदन की बात करें तो 3 लाख में से अगर 25 लोग कहीं एहतजाज करने आए तो इसको अवामी रद्द अमल कहा जा सकता है। अवामी रद्द अमल तो हो 10,000 20,000 15,000 5,000 हजारों लोग काजी फाइज ईसा के खिलाफ लंदन की सड़कों पर आते तो हम कहते कि जी जितने लंदन में मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी अक्सरियत ने काजी के खिलाफ एहतजाज किया है। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है, मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहरीक इंसाफ की कॉल को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने तहरीक इंसाफ की कॉल में शिरकत से इनकार कर दिया। इसको आप सियासी दहशतगर्दी कह सकते हैं, पॉलिटिकल टेररिज्म कह सकते हैं, बदतमीजी कह सकते हैं, आप इसको गैर अखलाकी हरकत कह सकते हैं, लेकिन आप इसको अवामी एहतजाज तो नहीं कह सकते। अवामी एहतजाज के लिए तो अवाम का उसमें मौजूद होना बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही है जैसे मैंने कल कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात जब एहसन भून का ग्रुप जीत गया तो 26 तो वो भी काजी फाइज ईसा के हक में फैसला आया कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार के वकला की अक्सरियत ने काजी फाइज ईसा के हक में फैसला दिया और काजी फाइज ईसा और मंसूर अली शाह की लड़ाई में मंसूर अली शाह का ग्रुप हार गया और काजी फाइज ईसा का ग्रुप जीत गया। इसी तरह मैं समझता हूँ लंदन में आप इमरान खान को चांसलर बनाने चले थे, काजी फाइज ईसा बेंचर बन गया यूनिवर्सिटी का, तो इसका मतलब वहां भी काजी फाइज ईसा जीता और इमरान खान हार गया और वहां भी अल्लाह ने इज्जत काजी फाइज ईसा को दी और ना अवाम काजी फाइज ईसा के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले, ना किसी यूनिवर्सिटी ने उसको हटाया। जिसको इज्जत दे उसको ये 4-6 लोगों की इस तरह की गैर अखलाकी हरकत से उससे वो इज्जत छीनी तो नहीं जा सकती है। बाकी जहां तक हुकूमत पाकिस्तान ने FIR दर्ज कराने का फैसला किया बिल्कुल ठीक किया। जहां पे ये बात है कि उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला बिल्कुल ठीक किया। देखें एहतजाज में जब अवामी ताकत ना हो
اور وہ بدتمیزی پر ہو، غیر قانونی ہو، تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. میں اس بات کے حق میں ہوں. مزمل سہر وردی، آپ کا بے حد شکریہ. سامعین، بعض مغربی اور ایشیائی ممالک میں اگر آپ 31 اکتوبر کو یعنی آج کے دن سورج ڈھلنے کے بعد باہر نکلیں تو گھروں کی دہلیز پر مکڑی کے جالے، انسانی ڈھانچے اور کدو سے تراشے ہوئے سر نظر آئیں گے. ان کدوؤں میں آنکھ نما بڑے بڑے سوراخ اور دانتوں کے بیچ سے نظر آنے والی روشنی ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی ہوتی ہے، اور اکثر ایسا گمان ہوتا ہے جیسے آپ کو اچانک کوئی بھوت، چڑیل یا بدروح نظر آ گئی ہو. لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر الٹے پاؤں فرار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ہیلوئین کا تہوار ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں منایا جانے والا ہیلوئین کا تہوار کیا ہے، اس کی شروعات کب اور کہاں ہوئی، اور بعض لوگ اسے برا یا شیطانی عمل کیوں سمجھتے ہیں، یہ جاننے کے لیے سنیے ہمارے ساتھی عمر آفریدی کی یہ رپورٹ. بعض مغربی اور ایشیائی ملکوں میں اگر آپ 31 اکتوبر کو سورج ڈھلنے کے بعد مٹر گشت کے لیے نکلیں تو گھروں کی دہلیز پر مکڑی کے جالے، انسانی ڈھانچے اور کدو یعنی پمکن سے تراشے ہوئے سر نظر آئیں گے، جن میں بنے آنکھ نما بڑے بڑے سوراخوں اور دانتوں کے بیچ سے زرد مدھم روشنی ماحول کو گمبھیر بنا رہی ہوگی. ممکن ہے آپ کو اچانک بھوت پریت، چڑیل یا بدرو نما مخلوق بھی نظر آ جائے، مگر الٹے پاؤں بھاگنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ یہ مخلوق آپ کے دائیں بائیں اور پیچھے بھی ہو سکتی ہے. تو پھر کیا کریں؟ بہت اچھا سوال ہے. خاطر جمع رکھیں، یعنی ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب میری آپ کی طرح انسان ہیں، بس ہیلوئین منا رہے ہیں. یہ تہوار کئی ملکوں میں لاکھوں لوگ مناتے ہیں، مگر زیادہ جوش و خروش آپ کو کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ میں نظر آئے گا. خیر، اب تو یہ ملائیشیا اور انڈیا سمیت کئی ایشیائی اور یورپی ملکوں میں بھی مقبول ہو رہا ہے. تہوار تو اور بھی منائے جاتے ہیں، مگر ہیلوئین اتنا ڈراؤنا کیوں ہے؟ اس کی شروعات کب اور کہاں ہوئی، اور بعض لوگ اسے برا یا شیطانی عمل کیوں سمجھتے ہیں؟ جہاں تک ڈراؤنا ہونے کی بات ہے تو ڈر کا اپنا مزہ بھی تو ہے، جب سنسنی کی ایک لہر جسم میں دوڑ جاتی ہے. آج کل تو لوگ اسے امریکی تہوار سمجھتے ہیں، مگر یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہیلوئین کا آغاز کب اور کہاں ہوا. خیال کیا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے اس کی ابتدا برطانیہ میں ہوئی تھی، اور اس کی جڑیں لوہے کے زمانے میں کالٹک تہوار ساؤن میں پیوست ہیں. البتہ بعض مورخ اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے. ساؤن کے معنی ہیں ہارویسٹ یا کٹائی کا وقت ختم اور خزاں اور سردیاں شروع. کالٹک لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس روز مرنے والے رشتہ داروں کی روحیں عالم ارواح سے اپنے گھر آتی ہیں. ان میں نقصان پہنچانے والے بھوت پریت اور بدروحیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. مرنے والوں کی روحوں کے واپس آنے کا تصور کئی دوسری ثقافتوں میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. لوگ ان مواقع پر عبادت گاہوں، قبرستانوں اور گھروں کے اندر دعائیہ تقریبات اور چراغاں کرتے ہیں. کالٹک لوگ ان بدروحوں کو بھگانے کے لیے خود ڈراؤنا لباس پہنتے اور آگ کے الاؤ روشن کرتے تھے. رفتہ رفتہ اس میں کدو سے بنی لالٹینیں، مکڑی کے مصنوعی جالے، چمگادڑیں، انسانی ڈھانچے اور دوسری ڈراؤنی اشیاء رواج پا گئیں. 8ویں صدی میں پوپ گریگری سویم نے مسیحی تہوار آل سینٹس ڈے کو 13 مئی کے بجائے 1 نومبر کو منانے کا اعلان کیا. یوں 31 اکتوبر اس مسیحی تہوار کی رات یا آل ہیلوز ایو کہلائی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام ہیلوئین میں تبدیل ہو گیا. پوپ چاہتے تھے کہ لوگ ساؤن کے پیگن یا لادین تہوار کو چھوڑ دیں، مگر ہوا یہ کہ مسیحی تہوار اور کالٹک تہوار آپس میں گڈمڈ ہو گئے. 19ویں صدی میں جب آئرلینڈ میں قحط نے لاکھوں شہریوں کو امریکہ ہجرت پر مجبور کیا تو وہ اپنے ساتھ یہ قدیم تہوار بھی لے گئے. یہ امریکہ ہی تھا جہاں کدو اور ہیلوئین میں تعلق پیدا ہوا، ورنہ برطانیہ میں یہ کام شلجم یعنی ٹرنپ سے لیا جاتا تھا. بچوں کے لیے ہیلوئین کی خاص اہمیت ہے. وہ مخصوص لباس پہن کر تہوار منانے والوں کے گھر پر دستک دیتے ہیں. دروازہ کھولنے والے سے کہتے ہیں ٹرک اور ٹریٹ. دروازہ کھولنے والے کے لیے یہ ایک طرح کی دھمکی ہے کہ وہ بچوں کی شرارت کا نشانہ بننا چاہتا ہے یا شرافت سے چاکلیٹ یا کینڈی دے کر بچنا چاہتا ہے. اگرچہ ہیلوئین کی مقبولیت بڑھ رہی ہے،
مگر بعض مسیحی پیشوا اس کے خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک بدروحوں کا کھیل تماشا بنانا جائز نہیں۔ بعض سمجھتے ہیں کہ اس میں شیطانی رسوم شامل ہو گئی ہیں، جبکہ کئی پیشوا نصیحت کرتے ہیں کہ اس شام تفریح ضرور کریں مگر سنجیدگی کے ساتھ، اور ایصال ثواب کے لیے قبرستان جائیں۔ ہر تہوار کا کمرشل یا تجارتی پہلو بھی ہوتا ہے۔ گزشتہ سال صرف امریکہ میں ہیلووین کے سامان کی تجارت کا تخمینہ 12 ارب ڈالر سے زیادہ لگایا گیا تھا۔ تہوار دنیا کے ہر کونے میں منائے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ملک کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، دوسری جانب لوگوں کو معمولات زندگی سے ہٹ کر ایک ایسا موقع فراہم کرتے ہیں جس میں معاشرتی اونچ نیچ کا احساس تقریباً ختم ہو جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے گھل مل جاتے ہیں۔ اس لیے تہوار مذہبی ہو یا ثقافتی، اس کے مہذب یعنی سویلائز طریقے سے منانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بس کسی کو تکلیف نہ ہو، سڑکیں اور راستے بند نہ ہوں، شور و غوغا اور دل آزاری نہ ہو۔ انڈیا کا سرکاری بینک ریزرو بینک آف انڈیا گزشتہ کئی مہینے سے بڑی مقدار میں سونا خرید رہا ہے۔ بینک کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق انڈیا نے رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں یعنی اپریل سے ستمبر کے دوران 32 ٹن سے زیادہ سونا خریدا ہے، جس کے بعد انڈیا کے سونے کے ذخائر تقریباً 855 میٹرک ٹن پر پہنچ گئے ہیں، اور یوں انڈیا دنیا میں سونا جمع کرنے والا 7واں بڑا ملک بن گیا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بعد پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال، محفوظ اثاثوں میں دلچسپی اور صارفین کی جانب سے مانگ میں زبردست اضافے کے سبب 2024 میں سونے کی قیمت میں تقریباً 20% اضافہ ہوا ہے۔ RBI کے مطابق انڈیا میں مارچ میں سونے کا جتنا ذخیرہ تھا اس کی مالیت اس وقت 52.67 ارب ڈالر تھی، جو کہ ستمبر میں سونے کی مقدار میں اضافے کے بعد بڑھ کر 65.74 ارب ڈالر پر پہنچ گئی ہے۔ غیر مستحکم عالمی اقتصادی صورتحال کے پس منظر میں یہ منافع کے ساتھ ساتھ اقتصادی استحکام کا ایک اہم ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ انڈیا اپنا بیشتر سونا سوئٹزرلینڈ، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات سے خریدتا ہے۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.